हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिवम स्टडी नॉलेज। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के जितने भी स्टूडेंट हैं और इस बार 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, तो आज के इस वीडियो में हम अर्थशास्त्र का एक वायरल पेपर लेकर आ चुके हैं जो आपके 28 फरवरी 2024 के बोर्ड एग्जाम में 100% ऐसे ही पेपर आएगा। भी क्वेश्चंस बताए गए सारे इंपॉर्टेंट हैं और ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में 28 फरवरी को देखने को मिल जाएगा। ये सारे पेपर को आज हम सॉल्यूशन के साथ में बताने वाले हैं। इसके एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम आपको बताने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी विद्यार्थी इस बार के बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद में जो आपका 100 नंबर है ये बिल्कुल पक्का हो जाएगा। क्योंकि इसमें हम जितने भी प्रश्न बताएंगे, लाइक आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न, सारे का हम आपको उत्तर देंगे। सारे का प्रश्न सहित उत्तर देने वाले हैं। वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बताए गए जितने भी प्रश्न हैं छोड़ना एक भी नहीं है, सारे को आपको तैयार करके जाना है। यहाँ पर देखिए पेपर कोड भी आप देख सकते हैं, क्या है 869, उसके बाद में WN 2024 बोर्ड एग्जाम में अर्थशास्त्र का पेपर देख सकते हैं। अनुक्रमांक, ये यहाँ पर आपका अनुक्रमांक रहेगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, क्योंकि ये पेपर आप घर पर लेकर चले आएंगे। अर्थशास्त्र क्लास 12 का स्टूडेंट के लिए पेपर यहाँ पर देख सकते हैं। जो रोल नंबर है पूर्णांक 100 नंबर का है। समय 3 घंटा क्या है 15 मिनट सभी के लिए वही समय निर्धारित है। उसके बाद में जो निर्देश दिया हुआ है, निर्देश भी आप आराम से क्या है वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। सबसे पहला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न से शुरुआत होगा। पेपर में जो 28 तारीख का आपका पेपर है अर्थशास्त्र का, ऐसे ही आपका क्या है शुरुआत होगा पेपर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, यानी बहुविकल्पीय प्रश्न से। तो सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, ये देखिए कि सभ्यता के विकास के साथ, यहाँ पर देखिए सभ्यता के विकास के साथ आवश्यकताओं का डैश डैश दिया हुआ है, फिर होता है क्या होता है। ए आपका विकास, बी विनाश, सी सर्वनाश या डी ये सभी। तो इनमें से किसी एक पर ही टिक आपको लगाना है, जो कि सही क्या है ये आपको बताना है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, विकास हो जाएगा, जो कि सभ्यता के विकास के साथ आवश्यकताओं का क्या है विकास होता है। समझ में आ गया, 1 नंबर आपको मिल जाएगा इसी प्रश्न पर। उसके बाद में देखिए ऐसे ही आपको पेपर हल करना है। क्वेश्चन का आंसर आपको पता है तो कमेंट में बता सकते हैं। समझ में आ गया, बताने में कोई आपको क्या है टाइम वेस्ट नहीं होगा। बताएंगे तो आपका नॉलेज ही बढ़ेगा और पेपर में कैसे क्वेश्चंस आएगा ये आपको पता चलेगा। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जब मांग वक्र, यहाँ पर देखिए एक प्रकार से इस तरह से था एक्स वाला, तो देखिए एक्स, यहाँ पर देखिए एक्स फिर अक्ष के समांतर होता है तो मांग की लोच होगी। क्या होगी मांग की लोच, ये आपको बताना है। तो दूसरे का आपका डी हो जाएगा, अनंत हो जाएगा, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। बुक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, अपने हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, बुक में जो दिया हुआ है उसी का मैं बता रहा हूँ। उसको मैंने गूगल पर भी सर्च किया था तो यही आंसर बता रहा था। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए तीसरा प्रश्न क्या हो जाएगा, कुल उत्पादन उस समय क्या है, कुल उत्पादन। ये देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है और इसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लीजिएगा। 1-1 नंबर का है, लेकिन छोड़िएगा बिल्कुल भी मत। देखिए कुल उत्पादन उस समय अधिकतम होता है जब क्या होता है, अधिकतम होता है जब क्या होता है, सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है, औसत उत्पाद शून्य हो जाता है, या सीमांत उत्पाद अधिकतम हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो तीसरे का आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीमांत उत्पाद शून्य हो जाता है जब कुल उत्पादन क्या समय अधिकतम हो जाता है। इस तरह से आपको इसका आंसर देना है। 1-1 नंबर का है, लेकिन छोड़ना नहीं है, जैसा कि मैंने बताया बोर्ड एग्जाम में यही सबका भैया वैल्यू है। 5वां है, निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है। यहाँ पर देखिए नहीं है, ये वर्ड आप जरूर पढ़िएगा। काफ़ी जो हमारे विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, वो यही वर्ड क्या है भूल जाते हैं पढ़ने को। कैसे पढ़ेंगे, देखिए निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण है, ये इस तरह से पढ़ेंगे। लेकिन नहीं वाला वर्ड क्या है भूल जाते हैं। काफ़ी बार क्या होता है ये भूल जाते हैं, पर बाद में कमेंट करते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन आया था लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गया था। लेकिन भूलना नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो चौथा प्रश्न है उसका सी राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कीमत विभेद हो जाएगा, जो कि निम्नलिखित में कौन सा पूर्ण प्रतियोगिता का लक्षण नहीं है, वो कीमत विभेद। 5वां देखिए, फर्म का उद्देश्य डैश डैश दिया हुआ, फिर अधिकतम करना है। या क्या है, फर्म का उद्देश्य अपने को अधिकतम करना है। क्या अधिकतम करना है अपने को, 5वें का आपका राइट आंसर हो जाएगा लाभ। देखिए अब यहाँ पर हम क्या डैश वाले में लिख देंगे, लाभ लिख देंगे। क्या लिख देंगे, लाभ लिख देंगे कि फर्म के उद्देश्य अपने को अधिकतम करना है, लाभ वाला हो गया। तो यहाँ पर आंसर पढ़िए कि फर्म का उद्देश्य अपने लाभ को अधिकतम करना है। समझ में आ गया। तो 5वें प्रश्न का भी आंसर हमने दे दिया है। उसके बाद में देखिए 6 नंबर प्रश्न,
6 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि राष्ट्रीय आय का अध्ययन संबंधित है, किससे संबंधित है? 1 नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर देखिए किस तरह से आपको देना है। 6 का आपका बी हो जाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र से जो राष्ट्रीय आय का अध्ययन संबंधित है। यहाँ पर देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें से किसी भी क्वेश्चंस का विकल्प आपको गलत लगे, यानी जो विकल्प है ऑप्शन से आपको गलत लग रहा है कि सर इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए, तो आप हमें ज़रूर क्या है निसंकोच आप हमें बता सकते हैं। वीडियो को शेयर करके भी इंस्टाग्राम पर ज़रूर बताइएगा कि सर इसका आंसर ये नहीं ये होना चाहिए। हम उसको रिसर्च करेंगे और आपके सामने प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि हम जो बता रहे हैं क्या है हम अपनी तरफ से तो बता नहीं रहे कि इसका आंसर ये होगा। जो बुक में दिया हुआ, जो क्वेश्चन बैंक में दिया हुआ, जो गूगल पर दिया होता है, रिसर्च से हम पूर्ण रूप से लेकर आते हैं ताकि आपका एक एक नंबर बचे, कोई भी नंबर कटे ना। समझ में आ गया। 7वां देखिए क्या है, निम्न में से कौन सा कथन सही है, यानी इनमें से 4 ये दिए हुए, इनमें से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। तो घरेलू उत्पाद विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, या बी घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, घरेलू उत्पाद भाग्य विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, या गुणे घरेलू उत्पाद गुणे विदेशों से शुद्ध कारक आय। तो 7वें का जो आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न, 8वां प्रश्न क्या कि निम्नलिखित में 8वां प्रश्न क्या दिया कि निम्नलिखित में से कब हमारे देश में विमुद्रीकरण की नीति अपनाई वाली, नोटबंदी वाली जो नीति है कब अपनाई गई थी? याद रखिएगा प्यारे विद्यार्थी, इनमें से आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वें प्रश्न का क्या राइट आंसर हो जाएगा? 8वें का आपका बी हो जाएगा राइट आंसर। 8 नवंबर क्या हो जाएगा? 8 नवंबर में आपको डेट भी लिख देता हूँ, 8 नवंबर 2016 को 10:45 पर या 9:45 पर शायद, 9:45 पर शायद आपका ये क्या है जो नोटबंदी है 500 और 1000 रुपये का क्या है नोटबंदी किया गया था, जो कि मोदी सरकार के राज में हुआ था। समझ में आ गया। 9 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है, आय में इकाई वृद्धि के कारण प्रत्याशित उपभोग में वृद्धि की दर होगी। जो आय है इसमें वृद्धि के कारण प्रत्याशी उपभोग में क्या वृद्धि होगी ये आपको बताना है। तो 9 नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है कि भारत सरकार के वार्षिक बजट की अवधि होती है। ये क्वेश्चन जो हमने काफ़ी बार अपने चैनल पर बता रखा हूँ, आप हमारे पुराने विद्यार्थी हैं तो इसका आंसर आपको पता होगा। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। देखिए 1 अप्रैल से 31 मार्च, देखिए 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाता है, 31 मार्च को पूरा कंप्लीट हो जाता है और उसी की हमें क्या है बजट पेश करनी होती है। समझ में आ गया। इसको भी हमने बता दिया है। तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न था जो कि हमने इसका आंसर दे रखा हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपसे क्या है रिक्वेस्ट करूँगा कि इकोनॉमिक्स में ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शुरुआत वाला जब गड़बड़ कर देंगे तो एग्जामिनर का क्या है निगेटिव पॉइंट पड़ेगा। तो निगेटिव पॉइंट ना पड़े ताकि आप क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर सही सही दीजिए। उसके बाद में देखिए अब हमारा स्टार्ट हो चुका है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि इसमें क्या है 3 नंबर का पूछा जाता है। कितने नंबर का? 3 नंबर का एक पूछा जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें सबसे 11 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है कि उत्पादन की स्थिर लागत से क्या तात्पर्य है। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, तो इसका आंसर मैं देने वाला हूँ। तो इसका आंसर देखिए क्या है, ये देखिए क्या है, स्थिर या पूरक लागत वो लागत है, स्थिर व पूरक लागत वो लागत है जिसमें उत्पादन की मात्रा में क्या परिवर्तन होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होता। ये लागत उत्पत्ति के स्थिर साधनों क्या है, जो ये लागत है परिवर्तन होने का कोई परिवर्तन नहीं होता। ये लागत उत्पत्ति के स्थिर साधनों के प्रयोगों या प्रयोग के कारण उत्पन्न होती है। ये लागत केवल अल्पकाल में उत्पन्न होती है, दीर्घकाल में कोई स्थिर लागत नहीं होती है। समझ में आ गया। तो 3 नंबर का प्रश्न था, इसका हमने आंसर दे दिया हूँ। इसी तरीके से आंसर देना है। एग्जामिनर को क्या है ये पता करना है, एग्जामिनर को ये बताना है कि ये 3 नंबर वाला प्रश्न है। एग्जामिनर क्या सोचता है, जैसे कि इसमें बताया गया था 25 शब्दों में शायद इसका, या 50 शब्दों में देना, मैं दिखा दूँ आपको ताकि जो आपका सारा डाउट है वो क्लियर है। ये देखिए क्या है प्रश्न संख्या 11 से 18 तक, क्योंकि 8 ही प्रश्न पूछे जाएंगे अति लघु उत्तरीय में, तो जिनका उत्तर आपको क्या है 50 शब्दों में देना है। तो 50 शब्दों से कम नहीं होंगे आपका आंसर। समझ में आ गया। अब ये नहीं कि आप गिन चुनकर ही आप मतलब गिनकर ही लिखिए वर्ड की, एक एक वर्ड लिखिए, ऐसा नहीं लिखना है। इस तरह से लिखिए एग्जामिनर को पता चल जाए, वो समझ जाए कि हाँ बच्चे ने लिखा है। समझ में विलीव होना चाहिए। 12 नंबर प्रश्न है किसी फर्म का आगम क्या है। किसी फर्म का आगम क्या है, 3 नंबर का प्रश्न है। उत्तर देखिए, किसी कंपनी द्वारा प्राप्त आय, किसी कंपनी द्वारा प्राप्त आय उसके व्यवसाय से जो माल बेचने और सेवाओं के बदले उसे प्राप्ति होती है उस फर्म का आगम कहलाती है।
उस क्या है फर्म का आगम कहलाती है। ये 12 नंबर प्रश्न आप देख सकते हैं इसका आंसर। इसी तरीके से आंसर आपका रहेगा और क्वेश्चन बैंक से ही ज़्यादा से ज़्यादा तैयार कीजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी कम टाइम बचा है ना आपका पेपर होने में। उसके बाद में देखिए 13 नंबर, पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? 3 नंबर का प्रश्न है। इसका आंसर हमने काफ़ी बार दे रखा हूँ अपने जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न का वीडियो है, हमने काफ़ी बनाया हुआ है, तो आप जाकर देख सकते हैं। उत्तर में देखिए पूर्ण प्रतियोगिता, ब्रैकेट में देखिए पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें बाजार में क्रेता तथा विक्रेता बहुत बड़ी संख्या में होते हैं। कोई एक क्रेता या विक्रेता व्यक्तिगत रूप से बाजार मूल्य को क्या है प्रभावित नहीं कर सकता। वस्तु की मांग पूर्णतया लोचदार होती है। फर्मों के प्रवेश व बाहर जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होता है तथा बाजार में सभी जगह वस्तु का एक ही क्या है मूल्य होता है। बाजार में जो सभी वस्तु इसका एक ही मूल्य होता है, इसी को हम क्या कहते हैं? पूर्ण प्रतियोगिता से आप क्या समझते हैं? इसका परिभाषा ये है। समझ में आ गया प्यारे विद्यार्थी? अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। सारे का आंसर देने वाले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और इसको लिखना चाहे, यानी इसमें जितने भी हम क्वेश्चन का आंसर दिए हुए हैं तो आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेंगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर किसी आगत की कीमत में वृद्धि के उत्पादन, किसी आगत की कीमत में वृद्धि का उत्पादन बाजार में संतुलन स्थिति में क्या विनिमय की मात्रा पर प्रभाव क्या पड़ता है? विनिमय की जो मात्रा है इस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में बताना है। आंसर देखिए उत्तर, किसी आगत की कीमत में वृद्धि होने पर पूर्ति वक्र क्या है बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है, जिसके कारण उत्पादन बाजार में क्या है संतुलन स्थिति में विनिमय की मात्रा कम हो जाती है। यहाँ पर देखिए इसका आंसर पूर्ण रूप से दिया हुआ है। वीडियो को रोक कर भी आप सारी जानकारी को यानी डिटेल में पढ़ सकते हैं। समझ में आया? आपको लग रहा है कि मैं फास्ट बोल रहा हूँ तो आप वीडियो को रोक कर पढ़ सकते हैं। उसके बाद में देखिए आपका पाँचवा प्रश्न हो जाएगा उस तरह से 15 नंबर हो जाएगा पूरा सीरियल से। तो 15 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र क्या है? इसके बारे में क्या है, ये अथवा लगकर ज़्यादा आपका प्रश्न पूछा जाएगा। किस तरह से पूछा जाएगा? अथवा लगकर प्यारे विद्यार्थी, काफ़ी प्रश्न अथवा लग के पूछे जाते हैं और इस पर हमने क्या है टॉपिक वाला भी वीडियो बना रखा हूँ, जिसमें हम आपको हर बार बताते हैं कि टॉपिक वाला वीडियो तैयार कर लो, टॉपिक वाले बताए गए वीडियो के सारे प्रश्नों को तैयार कर लो। लेकिन आप लोग क्या है सीरियस में नहीं लेते हैं। सीरियस में नहीं लेंगे तो आप क्या है उसमें कम नंबर लेकर आएंगे। अर्थशास्त्र में आपको अच्छी मार्क्स लाना है तो मैं जितने भी टॉपिक बताए हुए उसको सारे को आपको तैयार कर लेना है। सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट 1 और पार्ट 2 के तैयार कर लेंगे। आपको हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर आप चेकआउट करेंगे, सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल लेकर जाएंगी। समझ में आ गया? तो इसका आंसर देख लेते हैं सूक्ष्म अर्थशास्त्र का क्या है। देखिए व्यष्टि ब्रैकेट में देखिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र मांग और पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन है जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला अथवा क्या है निर्णयकर्ता, यहाँ पर देखिए निर्णयकर्ता भी व्यक्ति होते हैं। क्रेता या विक्रेता कंपनियां भी ब्रैकेट में हैं जो अपने लाभों को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। ब्रैकेट में देखिए उत्पादक अथवा विक्रेता और उनके व्यक्तिगत संतुष्टि अथवा कल्याण स्तर, ब्रैकेट फिर चालू उपभोक्ता के रूप में ब्रैकेट बंद, पर बड़ी कंपनी भी इस अर्थ में व्यष्टि ही है। यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो परिभाषा है वो बहुत बड़ा है, लेकिन क्या जितना हमें बताया गया उतना ही करना है। 50 शब्द से ऊपर थोड़ा चला जाए लेकिन उससे ज़्यादा ना जाए। समझ में आ गया? जितना कहा गया उतना ही कीजिए, उतना ही आपको नंबर मिलेंगे। 500 वर्ड इसका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है इसका आंसर आप 500 वर्ड में भी लिख देंगे तो एग्जामिनर के लिए कम है, क्योंकि उसको देना 3 ही नंबर है। समझ में आ गया? तो इस तरह से लिखिए कि 3 नंबर आपको पूर्ण रूप से मिल जाए, जितना कहा गया उतना ही कीजिए। उसके बाद में देखिए इसमें थोड़ा इसका जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है इसमें थोड़ा एक प्रकार से उदाहरण भी है। देखिए जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग अथवा एक बाजार, उदाहरण के रूप में समझिए एक फर्म द्वारा उत्पादन की तकनीक की चयन की समस्या, इसी को क्या कहते हैं हम सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए हमारा 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है पूंजीगत वस्तुओं से क्या तात्पर्य है? जो पूंजीगत वस्तुएं हैं इससे तात्पर्य क्या है? देखिए उत्तर है कि पूंजीगत वस्तुओं से तात्पर्य उन वस्तुओं से हैं जो, यहाँ पर देखिए जो होना चाहिए, जो उत्पादक, देखिए उत्पादकों की स्थिति में परिसंपत्तियां होती हैं और जिनका अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में बार बार प्रयोग किया जाता है।
इन वस्तुओं में क्रमशः टूट फूट होती रहती है, अतः इनकी समय समय पर क्या है मरम्मत की जाती है अथवा कालांतर में बदल दी जाती है। तो ये पूंजीगत वस्तुओं से आप क्या समझते हैं, इसका तात्पर्य क्या है, इसका आंसर हमने दे दिया है। उसके बाद में देखिए 17 नंबर प्रश्न क्या दिया हुआ है, ये देखिए, व्यावसायिक बैंक किसे कहते हैं। जो व्यावसायिक बैंक है ये किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको बताना है। उत्तर में देखिए, वह बैंक जो लाभ कमाने के उद्देश्य से, वह बैंक जो लाभ कमाने के उद्देश्य से बैंकिंग कार्य करते हैं, व्यावसायिक ब्रैकेट में देखिए वाणिज्यिक बैंक कहलाते हैं। क्या है, कल वर्स्टन, यहाँ पर देखिए कल वर्स्टन के अनुसार, यानी इनके अनुसार वाणिज्यिक बैंक वे संस्थाएं हैं, जो वाणिज्यिक बैंक हैं वे संस्थाएं हैं जो व्यापार को क्या है अल्पकाल के लिए ऋण देती हैं, व्यापार को क्या है अल्पकाल के लिए ऋण देती हैं तथा इस प्रक्रिया में मुद्रा का निर्माण करती हैं। यानी ये जो प्रक्रिया है इसमें जो है मुद्रा का निर्माण करती हैं व्यावसायिक बैंक। समझ में आ गया, इस तरह से इसका आंसर देना है। उसके बाद में देखिए 18 नंबर प्रश्न, बेसिकली 8 ही प्रश्न होता है अति लघु उत्तरीय का, तो उसी हिसाब से हमें करना पड़ेगा सारी चीज़ें। ये देखिए 18 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि सेटेरिस पारिबस का शाब्दिक अर्थ क्या है। उत्तर है सेटेरिस पारिबस, जिसको का शाब्दिक अर्थ है यदि अन्य बातें समान रहे प्रायः किसी भी सैद्धांतिक अभ्यास के प्रारूपी रूढ़ीकरण, क्या है रूढ़ीकरण को सेटेरिक परिभाषा की मान्यता प्राप्त कहते हैं या मान्यता कहते हैं। समझ में आ गया। ये हमारा 18 प्रश्न था, हमने बता दिया है, सारे का आंसर हमने दे दिया है और हम आपको क्या है इसका भी आंसर देने वाले हैं। जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है इसका भी मैं आपको आंसर दूंगा। अब देखिए हमारा स्टार्ट हो चुका है लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का एक होता है, 6 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो छकाओ 36, ये 6 नंबर का एक प्रश्न होता है, 6 प्रश्न ये पूछे जाते हैं आपके बोर्ड परीक्षा में। इसका भी आंसर मैं आपको दूंगा। देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया कि मांग वक्र दाहिनी ओर ढलवा क्यों होता है। जो मांग वक्र है ये दाहिनी ओर ढलवा क्यों होता है, इसके बारे में बताना है। 1 नंबर का आपका देखिए एक प्रश्न है 6 नंबर का। उत्तर है समानता वस्तुओं का वक्र, क्या है समानता वस्तुओं। इसमें बताए गए प्यारे विद्यार्थी जितने भी क्वेश्चन है तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगा इसको तैयार करने में। देखिए उत्तर है समान वस्तुओं का मांग वक्र निम्न कारणों से बाईं ओर से दाहिनी ओर नीचे की तरफ ढलवा होता है। देखिए कौन कौन से वो कारण है। सबसे पहला है घटती सीमांत उपयोगिता। क्या है घटती सीमांत उपयोगिता, गता का नियम। यहाँ पर देखिए इस नियम के अनुसार किसी वस्तु की प्रत्येक अगली इकाई से प्राप्त उपयोगिता घटती जाती है, वस्तु की अधिक खरीदी गई मात्रा के अनुरूप घटते, जिसको हम MUX का अर्थ घटता PX, क्योंकि PX बराबर MU2। इस तरह से इसका सबसे पहला घटती सीमांत उपयोगिता गता। देखिए इसका आंसर जो हमें कितने शब्दों में दे रहा है याद रखिएगा, जैसा कि हमने शुरुआत में बताया था 100 से लेकर 125 वर्ड तक, शब्दों तक। इसमें कुछ और है। दूसरा है हमारा आय। दूसरा जो पॉइंट है आय है, इसमें देखिए आय प्रभाव वस्तु की कीमत कम होने पर, जो वस्तु की कीमत है वो क्या है, यहाँ पर देखिए वस्तु की कीमत कम होने पर उपभोक्ता की वास्तविक आय बढ़ जाती है। इसके अनुसार वस्तु की मांगी गई मात्रा में वृद्धि होती है। तीसरा है प्रतिस्थापन प्रभाव। क्या है प्रतिस्थापन प्रभाव, जब किसी वस्तु की कीमत प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत की तुलना में कम हो जाती है तब उसकी मांगी गई मात्रा क्या है बढ़ जाती है, तब उसकी जो मांगी गई मात्रा है वो बढ़ जाती है। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वीडियो को रोक कर ही देख सकते हैं, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। चौथा है उपभोक्ता समूह का आकार। इसमें देखिए जब वस्तु की कीमत कम होती है तब क्या है कम होती है तो कई उपभोक्ता जो पहले चार उसी पुरानी, यहाँ पर देखिए 4 लिख दिया है, पहले उसी पुरानी कीमतों पर खरीद नहीं रहते, अब उसकी मांग करने लगते हैं। तो ये जो हमारा प्रश्न था पूछा गया था कि मांग वक्र दाहिनी ओर ढलवा क्यों होता है, इसके बारे में आंसर हमने दे दिया है। 20 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। देखिए 20 नंबर हमारा प्रश्न पूछा गया कि एक आगत के सीमांत उत्पाद, या देखिए एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पादन के बीच संबंध समझाइए या क्या अंतर बताइए। तो यहाँ पर देखिए उत्तर में कि एक आगत के सीमांत उत्पाद तथा कुल उत्पाद संबंध निम्नवत है, यानी ये निम्नलिखित है। शुरुआत में जब आप कॉपी लिखिएगा इकोनॉमिक्स का तो ऐसे ही प्रेजेंट कीजिएगा, ये नहीं कि आप डायरेक्ट ही पूछेगा कि हाँ भैया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, इस तरह से आप बिल्कुल भी मत लिखिएगा, क्योंकि एग्जामिनर को ऐसे निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि बच्चे को लिखने के तरीका नहीं मालूम है। तो आपको तरीका मालूम है लेकिन नंबर ना कटे, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा। तो देखिए
यहाँ पर देखिए, जब सीमांत उत्पाद बढ़ता है तो कुल उत्पाद क्या है, बढ़ती दर में बढ़ता है। बढ़ती दर में क्या है, बढ़ता है। दूसरा है, जब सीमांत उत्पाद घटता है तो कुल उत्पाद क्या है, घटती दर में बढ़ता है। यहाँ पर देखिए, घटती दर में बढ़ता है। तीसरा है, सीमांत उत्पाद स्थिर रहता है तो कुल उत्पाद स्थिर दर पर बढ़ता है। चौथा है, जब सीमांत उत्पाद शून्य होता है तो कुल उत्पाद क्या है, अधिकतम हो जाता है। पांचवा है, जब सीमांत उत्पाद ऋणात्मक हो जाता है तो क्या है, कुल उत्पाद घट रहा होता है। तो ये जो हमारा प्रश्न पूछा गया था 20 नंबर, ये देख सकते हैं। ये जो हमारा 20 नंबर प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर हमने दे रखा हूँ। देख सकते हैं, वीडियो को रोक कर भी आप देख सकते हैं, क्योंकि आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद में देखिए 21 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि समष्ट अर्थशास्त्र की, यहाँ पे देखिए, समष्ट अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थ व्यवस्था की 4 प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। 4 प्रमुख जो क्षेत्र है, इसके क्षेत्रक को कहा है हमें वर्णन करना है। उत्तर में देखिए, समष्ट अर्थशास्त्र की दृष्टि से अर्थव्यवस्था की 4 प्रमुख क्षेत्रक निम्नलिखित है, यानी कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहला है गृहस्थ। गृहस्थ में देखिए, परिवार अथवा व्यक्ति जो फर्मों को उत्पादन के साधन उपलब्ध कराते हैं तथा फर्मों से वस्तुओं एवं सेवाओं खरीदते हैं। वस्तुओं एवं सेवाओं क्या है, खरीदते हैं, ये आपका गृहस्थ हो गया। दूसरा है फर्म। देखिए, फर्म आर्थिक इकाइयाँ जो उत्पादन के साधनों द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करती हैं। तीसरा है सरकार। देखिए, राज्य यहाँ पर देखिए, राज्य जो देश में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखता है। कर तथा, यहाँ पर देखिए, कर तथा जुर्माना लगाता है, कानून बनाता है तथा देश के निवासियों के कल्याण के लिए कार्य करता है, इसको हम सरकार कहते हैं। उसके बाद में देखिए एक और है बाह्य क्षेत्र। क्या है बाह्य क्षेत्र में देखिए, इसका तात्पर्य देश के शेष विश्व के साथ आर्थिक लेन देन से है। तो जो हमारा क्या है 21 नंबर प्रश्न था, इसको भी हमने बता रखा हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। वीडियो को रोक कर भी सारे प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद में देखिए, अगला प्रश्न हमारा 22 नंबर क्या पूछा गया है, ये देखिए, चालू कीमतों और स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। जो चालू कीमतें हैं, ये देखिए, और जो राष्ट्रीय आय है, इसमें अंतर हमें स्पष्ट करना है। देखिए, वर्ड कभी कभी क्या है, गड़बड़ हो जाती है। उत्तर में देखिए, चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य से है, जो कि एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में क्या है उत्पादित की जाती है तथा जिनका आकलन चालू वर्ष में क्या है प्रचलित कीमतों पर किया जाता है। स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय से अभिप्राय अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं के बाजार मूल्य से है, जो यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में, जो कि एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में उत्पादित की जाती है, ब्रैकेट में देखिए, तथा जिनका आकलन आधार वर्ष में प्रचलित कीमतों पर किया जाता है, ब्रैकेट बंद। आधार वर्ष तुलना वाला हर्ष होता है। समझ में आ गया। देखिए कितना वर्ड में लिखा है, आप इसको वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। एग्जामिनर को इस तरह से कॉपी लिखिएगा प्यारे विद्यार्थी, कि एग्जामिनर को ये लगना चाहिए कितने वर्ड में है। राइटिंग से लिखिए, गैप जरूर दे दीजिएगा, उसमें शब्दों में गैप जरूर रखिएगा, ताकि पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो। समझ में आ गया। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न देखिए क्या है। 23 नंबर प्रश्न हमारा पूछा गया है, रोजगार से आप क्या समझते हैं। रोजगार से आप क्या समझते हैं, पूर्णकालिक रोजगार तथा अनैच्छिक रोजगार में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो रोजगार के बारे में बताना है, तो उत्तर देखिए, उत्तर है रोजगार वो आर्थिक क्रिया है। देखिए 2 बार आ गया है, रोजगार वो आर्थिक क्रिया है जिसके अंतर्गत लोग दूसरों के लिए क्या है काम करते हैं तथा प्रतिफल स्वरूप पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं। पूर्ण रोजगार में देखिए, पूर्ण रोजगार से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें उन सभी लोगों को क्या काम मिल जाता है जो काम करने के योग्य होते हैं तथा काम करने के लिए तैयार, ब्रैकेट में देखिए, प्रचलित मजदूर दर पर, ब्रैकेट बंद, क्या तैयार है। ये स्थिति क्या है, ये वो स्थिति है जब एक दी हुई मजदूरी दर के अनुरूप श्रम बल के लिए मांग, श्रम बल की पूर्ति तथा श्रम बाजार में संतुलन होता है। ये हमारा पूर्ण रोजगार हो गया। अनैच्छिक रोजगार क्या होता है, इसके बारे में भी जान लीजिए। देखिए अनैच्छिक रोजगार से अभिप्राय ऐसी स्थिति से है जिसमें कुछ लोग क्या प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने के लिए तैयार तो होते हैं। यहाँ पर देखिए
काम करने के लिए तैयार तो होते हैं परंतु उन्हें काम नहीं मिलता है। ये वो क्या स्थिति है जब समग्र मांग विद्यमान उत्पादन क्षमता का पूर्ण प्रयोग करने में क्या सक्षम नहीं होती है। तदनुसार नियोजित उत्पादन संभावित उत्पादन क्या है, प्लानड आउटपुट संभावित उत्पादन ब्रैकेट में पूर्ण रोजगार उत्पादन से कम होता है। तो ये पूर्ण रोजगार और अनैच्छिक रोजगार में आप देख सकते हैं दोनों में जमीन आसमान का क्या है फर्क है। वीडियो को रोक कर भी आप इसके बारे में पूरा डिटेल में जान लीजिएगा। समझ में आ गया। अब हमारा देखिए 24 नंबर प्रश्न। 24 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, आय की असमानताओं को कम करने के लिए बजटीय नीति का उपयोग कैसे किया जा सकता है। जो आय की आवश्यकताएं को कम करने के लिए जो बजटीय नीति है इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है इसके बारे में आपको बताना है। 6 नंबर का प्रश्न है। देखिए 6 नंबर वाले जितने भी प्रश्न इसको छोड़ना नहीं है। इस पर हम एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखी जाती है। आप कमेंट करेंगे तो वीडियो जल्द ही आ जाएगा। तो उत्तर देखिए क्या है, सरकारी बजट अर्थव्यवस्था में आय तथा संपत्ति के पुनर्वितरण द्वारा आय की असमानताओं को कम करने में सहायता कर सकता है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए सरकार कराधान तथा आर्थिक सहायता के वित्तीय उपकरणों का उपयोग करती है। धनी वर्ग पर कर लगाकर तथा निर्धन वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान करके सरकार समाज के निर्धन वर्ग के पक्ष में आय का पुनर्वितरण करती है। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाली जनसंख्या को उचित मूल्यों की दुकानों द्वारा खाद्यान्नों को वितरण इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आय तथा संपत्ति का न्यायपूर्ण वितरण सामाजिक न्याय का क्या है, प्रतीक है। इस पर देखिए जो हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न था इसको भी मैंने कंप्लीट कर दिया है, यानी पूरा आंसर आपको बता दिया है कि ऐसा ही आंसर देना है। 6 ही प्रश्न पूछा गया था, इसका आंसर हमने दे दिया है। वीडियो को रोक कर भी आप आराम से सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अब हमारा यहाँ पर देखिए क्या आ चुका है, लघु यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। लघु तो खत्म हो चुका है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ चुका है जो कि 10-10 नंबर का 3 ही प्रश्न पूछा जाता है। बेसिकली इसमें क्या है 3 ही प्रश्न पूछा जाएगा, वो भी अथवा लगकर। जैसा कि मैं आपको दिखा दूं 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए 25 नंबर जो आपका प्रश्न पूछा गया है कि औसत उपभोग प्रवृत्ति तथा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इन दोनों के बीच क्या है संबंध स्थापित कीजिए, यानी इन दोनों के बीच में आपको संबंध स्थापित करना, इसके बारे में आपको बताना है, वो भी किसकी सहायता से, चित्र की सहायता से। अब मान लीजिए कि आपको ऊपर वाला प्रश्न नहीं आ रहा, तब आप ये अथवा करके आप ये नीचे वाला प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। किसी देश की केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों पर प्रकाश डालिए। जैसे हमारे भारत देश के जो केंद्रीय बैंक है इस पर प्रकाश डालना है। मान लीजिए विश्व बैंक है तो उसका यानी विश्व का जो अलग अलग, जैसे अमेरिका का बैंक हो गया, कनाडा का बैंक हो गया, थाईलैंड का बैंक हो गया, रूस का हो गया बैंक, तो जो भी अलग अलग देश के बैंक है उसके बारे में भी आपका पूछा जा सकता है। तो इनमें से इसका आंसर आपको तैयार कर लेना है। इसका आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे विद्यार्थी। इसका आंसर आपको 3 से शब्दों में देना है। समझ में आ गया। 10 नंबर आपको तुरंत मिल जाएंगे, यानी 3 ही प्रश्न करना है। 30 नंबर आपका कंफर्म है, बस इसका आंसर आप दे दीजिए। उसके बाद में देखिए 26 नंबर का प्रश्न क्या पूछा गया है, ये देखिए उत्पादन लागत का अर्थ लिखिए। चित्र की सहायता से औसत लागत तथा सीमांत लागत को समझाइए। अब मान लीजिए ये वाला भी प्रश्न नहीं आ रहा तो ये वाला कर लीजिए। बजट रेखा, यहाँ पर देखिए बजट रेखा क्या पूछा गया है, ये देखिए हाँ, बजट रेखा क्या है, एक उदाहरण और चित्र की सहायता से इसे समझाइए। अब उसको भी नहीं आता तो यानी इनमें से आपको दोनों में से किसी एक को करना है। 10 नंबर फिक्स है। 27 नंबर प्रश्न देखिए क्या है, राष्ट्रीय आय से आप क्या समझते हैं। इसके देखिए इसकी गणना की उत्पादन रीति को समझाइए। ये भी आपका 10 नंबर का पूछा गया है इकोनॉमिक्स में। फिर अथवा लगकर ये पूछा गया है, ये देखिए कीन्स के पूर्ण रोजगार सिद्धांत को विस्तार से समझाइए। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको तैयार कर लेना है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बताए गए जितने भी प्रश्न हैं 6 के 6 प्रश्न का आंसर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, नहीं तो बुक में मिल जाएगा। आप लोग इसको जरूर तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरियस में लीजिए क्योंकि बहुत ही कम समय बचा है। सीरियस में लेंगे तभी आपका बेड़ा पार होगा, तभी आप काफ़ी अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। तो ये क्लास 12 इकोनॉमिक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर था। ये मॉडल पेपर कहेंगे तो आपको हम सेंड कर देंगे, जो कि टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। जाकर अभी तक नहीं ज्वाइन किए टेलीग्राम चैनल
तो जाकर ज्वाइन कर लीजिए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पर आपको इंपॉर्टेंट मैं PDF फ्री में दे देता हूँ। इस वीडियो को अपलोड करने के बाद में मैं इसका क्या PDF भी दे दूंगा, तो जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।